पूरे राजस्थान भर में डेंगू बुखार का प्रकोप है। डेंगू बुखार से पीड़ित मरीजों से अस्पताल हाउसफुल है और घर पर भी खाट बिछी हुई है। हमारे साथ हैं एंडोन सिटी राजकीय अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आशीष शर्मा जी। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ सीधे शब्दों में, डेंगू बुखार के लक्षण क्या है? देखिए, डेंगू एक बहुत ही सामान्य बीमारी है आज के समय में। डेंगू के जो ज़्यादातर इन्फेक्शन होते हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, यानी कि कई रोगियों में डेंगू का वायरस प्रवेश कर जाता है, उनको पता भी नहीं चलता। लेकिन जिन रोगियों में डेंगू बुखार होता है उनमें यह देखा गया है कि उनको बहुत तेज बुखार, कई बार ऐसा देखा गया है कि बुखार आपके कई सारी दवाइयों से भी कम नहीं होता। यानी कि आप पैरासीटामोल की कई सारी टेबलेट दे देते हैं पेशेंट को, फिर भी बुखार कम नहीं होता। साथ में जो विशेष बात है, आपके आंखों के पीछे इस हिस्से में दर्द का होना। इसी प्रकार से जो एडी के पीछे दर्द है, यानी बहुत तेज जॉइंट्स के पीछे दर्द होता है, इसलिए पहले डेंगू को हम ब्रेक बोन फीवर भी कहते थे, हड्डी तोड़ बुखार भी कहते थे। यानी कि बहुत तेज शरीर में दर्द होता है। साथ में कई बार शुरुआती स्थिति में लाल चकत्ते जैसे निशान शरीर पर देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही आपको सीवियर हेडेक होता है, यानी कि बहुत तेज सिर दर्द होता है। और बुखार का एक बाईफेजिक बुखार, यानी कि एक बार बहुत तेज फिर थोड़ा कम, इस तरह का बुखार डेंगू में देखने को मिलता है। तो अगर ऐसा बुखार आता है जिसमें बहुत तेज सर दर्द है, साथ में बहुत तेज हड्डियों में दर्द है और साथ में शरीर पर लाल चकत्ते जैसे निशान हो गए हैं, तो आपको डेंगू फीवर होने की संभावना ज्यादा है। तो ऐसे में आपको चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। ये डेंगू के लक्षण है। डॉक्टर साहब, किसी में लक्षण मिले उसको तत्काल क्या करना चाहिए? देखिए, डेंगू को हमने 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक जो शुरुआत की फेब्राइल फेज होती है, यानी जिसमें बुखार आता है, जो नॉर्मली 3 से 5 दिन की होती है। दूसरी फेज आती है क्रिटिकल फेज, जिसमें ज्यादातर रोगी मरीज के सीरियस होते हैं, ज्यादातर रोगियों में ब्लीडिंग होती है, ज्यादातर रोगी सीरियस होते हैं, जिनको कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो आती है इस बीच के 2 दिन। उसके बाद तीसरी जो फेज आती है जिसको हम बोलते हैं रिकवरी फेज, जो होती है लगभग 3 से 5 दिन की। तो डेंगू के अगर कोई व्यक्ति आया है जिसको माइल्ड सिम्टम है, यानी कि कम लक्षण है, तो उसको क्या करना चाहिए? एक तो उसको बेड रेस्ट करना चाहिए, प्रॉपर बेड रेस्ट बहुत आवश्यक है। जी। नंबर 2, एडिक्वेट मात्रा में उसको पेय पदार्थ लेने चाहिए। आप क्या ले सकते हैं? आप ओआरएस ले सकते हैं, ओआरएस के साथ साथ मौसमी का जूस ले सकते हैं और कोई सिट्रस जूस ले सकते हैं। तीसरी चीज, आप साथ में कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं। यानी कि आपको हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखना है। और बुखार अगर 100 डिग्री से ज्यादा पहुंचता है तो आप एक टेबलेट पैरासीटामोल की ले सकते हैं। साथ ही साथ में जो रोगी माइल्ड फीवर जिनको है, माइल्ड डेंगू जिनको है, जिसमें ज्यादा गंभीर प्रवृत्ति के लक्षण नहीं है, उनमें आपको ये समझाना है कि ज्यादा उल्टी होने पर या पेट दर्द होने पर या चक्कर आने पर या कहीं से ब्लड आने पर, ऐसा कोई भी लक्षण अगर आता है किसी भी व्यक्ति को, तो तुरंत उसको चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। ऐसा माना गया है कि जो माइल्ड डेंगू है, जिसमें डेंजर लक्षण नहीं है, उसका इलाज घर पर आसानी से संभव है। लेकिन जो आपके डेंजर साइन वाला डेंगू है, जिसमें गंभीरता के लक्षण आ रहे हैं, उसके लिए भर्ती करना जरूरी है। और डेंगू के साथ अगर शॉक हो गया, यानी कि उसका बीपी कम हो गया, तो उसका इलाज टर्सरी केयर लेवल पर होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज लेवल पर होना चाहिए। डेंगू वैसे देखा जाए तो वो सामान्य बीमारी है, स्वतः ठीक हो जाती है, सेल्फ लिमिटिंग है। लेकिन जब ये सीरियस होती है तो कई बार बहुत भयावह भी हो जाती है। कई पेशेंट्स को हम देखते हैं कि डेंगू की वजह से उनकी मौत हो जाती है। लेकिन अगर यह किया जाए कि शुरुआती अवस्था में पता चल जाए कि इनका बीपी कम होने वाला है या इनका हेमेटोक्रीट शुरुआत में तेजी से बढ़ने लगा है, प्लेटलेट तेजी से कम होने लगी, इन लक्षणों को अगर पहचान लिया जाए टाइम से और समय से उन पेशेंट को अगर आईवी ड्रिप लगा दी जाए, तो ऐसे पेशेंट के बचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है और गंभीरता बहुत कम रहती है। डॉक्टर साहब, इसमें आपने बताया गंभीर जो डेंगू होता है उसके लक्षण क्या है, एक बार फिर बताएं आप। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस पूरे इंटरव्यू की या वीडियो की है, वो यही है कि हमको गंभीर लक्षणों को पहचानना है। जो डेंजर साइंस हम बोलते हैं, रेड फ्लैग्स जो बोलते हैं, यानी कि जो लाल खतरे के निशान जो मैं बताऊंगा आपको, जो डेंजर साइंस है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहला है लगातार उल्टी का होना। यानी कोई व्यक्ति अगर डेंगू पॉजिटिव है, लगातार उल्टी कर रहा है, दवाई भी नहीं ले पा रहा, कुछ खाते ही उल्टी कर रहा है, तो वो सीरियस है। नंबर 2, उसके पेट में दर्द होना। अगर हाथ लगाने से पेट में दर्द हो रहा है तो इसका मतलब वो सीरियस है। नंबर 3, अगर व्यक्ति को एकदम से चक्कर आ रहे हैं या खड़ा खड़ा एकदम से गिर गया है, तो वो सीरियस है। नंबर 4, उसके पेट में पानी भर गया सोनोग्राफी में या फेफड़ों में पानी भरा हुआ आ रहा है, तो वो सीरियस है। नंबर 5, प्लेटलेट बहुत तेजी से कम हो रही है, यानी कल 1.5 लाख थी, आज 80,000 आई है, बहुत सीवियर प्लेटलेट कम हो रही है। इसी प्रकार से अगर उसका हेमेटोक्रीट आता है, सीबीसी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो वो सीरियस है। अगर साथ में उसके शरीर पर लाल लाल ऐसे अल्पिन जैसे निशान हो रहे हैं, जिनको बोलते हैं पेटेची, यानी इसका मतलब उसके ब्लीडिंग होने की संभावना है, वो बन गए हैं। उसके कहीं से ब्लड आ रहा है, मुंह से ब्लड आ रहा है, नाक से ब्लड आ रहा है, पेशाब से ब्लड आ रहा है, मलद्वार से ब्लड आ रहा है, कहीं से भी ब्लीडिंग आ रही है, या ब्लैक कलर का स्टूल आ रहा है। ब्लैक कलर की लेटरिन आने का मतलब आपके आंतों में ब्लीडिंग हुई है।
ऐसा अगर हो रहा है तो इसका मतलब वो सीरियस है। उसका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, यानी कि ब्लड प्रेशर जिस व्यक्ति का नॉर्मल रहता है वो कम होने लग गया है, पल्स तेज होने लग गई है, बीपी रिकॉर्ड नहीं आ रहा है, तो ऐसे पेशेंट सारे डेंजर साइन माने गए हैं। इन रोगियों में ये माना गया है कि उनमें दिक्कत हो सकती है। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट साइन ये है कि पेशाब का आना कम हो गया, यानी कि किडनी इंजरी हो सकती है। लीवर का बहुत ज्यादा, लीवर के एंजाइम बढ़ गए हैं, जैसे को हम बोलते हैं एसजीओटीपीटी। ये माना गया है जिस व्यक्ति में डेंगू के साथ एसजीओटीपीटी अगर 1000 से भी ज्यादा बढ़ गए तो उसके सीरियस होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो ये जो मैंने सारे लक्षण आपको बताए एक एक करके, इन सब का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर डेंगू से पीड़ित है और उसमें लक्षण में से एक भी आता है तो उसको बिना किसी देरी के चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और ये डिस्कस करना चाहिए कि मुझे कहीं भर्ती होने की आवश्यकता तो नहीं है, लंबे ट्रीटमेंट की आवश्यकता तो नहीं है, प्लेटलेट चढ़वाने की आवश्यकता तो नहीं है। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना ऐसा सावधानी क्या बरतनी चाहिए? है। देखिए डेंगू की चपेट में नहीं आए, सावधानी क्या बरते? देखिए डेंगू की चपेट से बचने के लिए जो सबसे आसान चीज है वो ये है कि आपको आसपास मच्छर की जो ब्रीडिंग साइट्स है वो पैदा नहीं होने देनी है। वो कैसे आप करोगे? डेंगू का किससे फैलता है? डेंगू फैलता है एडीज वायरस से, एडीज मच्छर से। तो उसके आपको रोकने के लिए आपके घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देना है। घर में जो इस समय हम कूलर बंद हो जाते हैं उनमें पानी भरा रह जाता है, कोई टंकी होती है उसमें पानी भरा रह जाता है, कोई आपकी बाल्टी है टूटी हुई पड़ी है छत पे उसमें पानी भरा रह जाता है। डेंगू का जो मच्छर होता है वो सामान्यतः ठंडे एरिया में और बिना जो छायादार एरिया होता है उसमें ये ब्रीड करता है। तो हमको हमारे आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। अगर इकट्ठा है तो उसमें आपको एमएलओ का छिड़काव करना है, एमएलओ डलवाना है पानी के ऊपर, केरोसिन डलवाना है। प्रशासन को ये करना चाहिए कि जो भी कंस्ट्रक्शन साइट से जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है वहां पे इस तरह से पानी इकट्ठा नहीं हो। जो आपके रोड्स टूट जाते हैं बरसात में या वहां पे पानी का जमाव नहीं हो। और जो तीसरा चीजें हैं वो आती हैं आपके पर्सनल प्रोटेक्शन, यानी घर में मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं, जो मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम आती है जो अपने लगाते हैं बॉडी पे उनका प्रयोग कर सकते हैं, लिक्विड जो आते हैं अपने घर में लगाते हैं ऑल आउट गुड नाइट वगैरह उनका प्रयोग कर सकते हैं। बाहर अगर आप जाते हैं तो पूरी वहां के कपड़े पहन सकते हैं जिससे कि मॉस्किटो का बाइट नहीं हो। बचाव बहुत आसान है, यानी कि आपको सिर्फ मॉस्किटो की बाइट को रोकना है। लेकिन कई बार इतना कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, जैसे आज हम देख रहे थे सोशल मीडिया में, आपने देखा होगा एक डॉक्टर है उसकी वाइफ जो भी डॉक्टर है उसका भी अभी डेंगू से आज ही डेथ हुई है। तो ये बहुत सीरियस है। कई बार कई लोग हमें से देखते हैं जो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत में थोड़ी सी लापरवाही की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते ऐसा इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई लक्षण दिखता है तो पहले जांच कराएं इसकी। हैं। जी, इसकी समय पे जांच कराएं। और भी इम्पोर्टेंट चीज जो ये है, समय पे उसको आईवी फ्लूइड का लगना, जी। समय पे हॉस्पिटल में एडमिट होना, उसका इलाज होना आवश्यकता के अनुसार वो आवश्यक है। क्योंकि प्रॉपर फ्लूइड मैनेजमेंट इसमें बताया गया है डेंगू में, क्योंकि जब लास्ट की रिकवरी फेज आती है उसमें अगर ज्यादा ड्रिप लग जाए वो भी नुकसानदायक है, उससे फिर आपके हार्ट के फेलियर होने की संभावना हो जाती है, कई बार उसके कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो प्रॉपर फ्लूइड मैनेजमेंट डॉक्टर जैसा बताता है कि यार अब ड्रिप लगनी है अब नहीं लगनी, उसको प्रॉपर फॉलो करना इसके लिए बहुत जरूरी है। बट यानी अगर आपने बताया बीपी कम हो जाता है ज्यादा होता है? हाँ, डेंगू में बिल्कुल शॉक होता है जिसको हम डेंगू शॉक सिंड्रोम बोलते हैं। यानी कि शुरुआती अवस्था में डेंगू के साथ साथ फ्लूइड लीक होता है ब्लड वेसल से बाहर, तो जो उसके अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड है वो कम हो जाता है और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। डेंगू में क्या होता है, हमारा बॉडी डेंगू के खिलाफ बहुत सारी एंटीबॉडी बनाती है और जो एंटीबॉडी है उनमें बहुत सारा ऐसा रिएक्शन होता है कि वो शॉक सिंड्रोम में चले जाता है। यानी कि डेंगू में ब्लड प्रेशर कम होता है, बढ़ता नहीं है, और ज्यादा कम हो जाता है उसको हम बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। एक बार व्यक्ति डेंगू शॉक सिंड्रोम में चला जाए तो उसके बचने की संभावना में काफी समस्याएं आती है और वो काफी सीरियस पेशेंट माना जाता है। तो और उसका इलाज भी मेडिकल कॉलेज स्तर के? बिल्कुल, और ये माना गया है कि डेंगू शॉक सिंड्रोम का जो इलाज है वो टर्सरी केयर सेंटर पर ही होना चाहिए। बिल्कुल गाइडलाइन है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि जो माइल्ड डेंगू है उसको आप होम यानी घर पे कर सकते हैं, ओपीडी बेसिस पे ट्रीट कर सकते हैं। जो आपके डेंगू में डेंजर साइंस है वो आपके हॉस्पिटल में एडमिशन होना चाहिए उसका। और डेंगू में शॉक सिंड्रोम जो है जिसके डेंगू के साथ बीपी कम आ रहा है, शॉक सिंड्रोम है, उसका इलाज टर्सरी केयर सेंटर पर होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें किसी को डेंगू हुआ फिर धीरे धीरे वो रिकवर होता है, रिकवर होना कैसे माना जाए, क्या संकेत है, क्या लक्षण? रिकवरी का ये देखा गया है कि जो पहली बात तो बुखार टूट जाता है, उसके बाद एक चीज जो हमने प्रैक्टिस में नोटिस की है कि कई बार पेशेंट को खुजली होती है हिस्टामिन रिलीज की वजह से। तो जब पेशेंट को इचिंग होने लग जाए तो हम ये मान सकते हैं कि उसकी प्लेटलेट बढ़ने वाली है और वो रिकवरी की ओर जा रहा है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ बता दूं कि डेंगू का जो वायरस है 4 टाइप का होता है, लेकिन एक बार डेंगू होने का मतलब ये नहीं जिंदगी में दोबारा डेंगू नहीं होगा, बल्कि अगर एक बार डेंगू आपको हुआ है तो दूसरी बार अगर होगा तो ज्यादा गंभीर होगा। डेंगू के जितने भी पेशेंट शॉक सिंड्रोम के आते हैं
उनमें देखा गया है कि उनको पहले कभी ना कभी डेंगू हो चुका है। तो इसलिए रिकवरी का साइन ये है कि जैसे पहले आपकी उल्टियां हो रही थी, उल्टियां बंद हो गई है, यूरिन आउटपुट कम हो गया था, वो वापस आने लग गया है, खुजली चलने लग गई है, पेशेंट की एपेटाइट इंप्रूव हो गई है, भूख लगने लग गई है उसको, बुखार टूट गया है, तो ये सब इसकी रिकवरी के लक्षण माने जाते हैं। डॉक्टर साहब आपने बताया कि डेंगू, मैं ये जानना चाहता हूँ कि डेंगू है क्या है। देखिए, डेंगू बेसिकली एक वायरस है जी। जो 4 तरह का होता है, डेंगू 1, 2, 3, 4। और डेंगू वायरस को किससे ट्रांसमिट होता है? एडीज जो आपके मच्छर होता है उससे। एडीज का जो मच्छर है दिन में काटता है, उसका मतलब उसकी लाइफ स्टाइल इस तरह की होती है, और वो व्यक्ति के शरीर के अंदर डेंगू के वायरस को प्रवेश करा देता है। डेंगू का वायरस जब एक साथ रेप्लिकेट करता है, जब एक साथ बढ़ता है शरीर के अंदर, तो उसके अंदर आपको फीवर आता है, और उसके साथ साथ जो बॉडी उसके खिलाफ रिएक्ट करती है, उसकी वजह से सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं डेंगू के। डेंगू अगर कॉम्प्लिकेट करने लगे तो उसमें कुछ भी हो सकता है। आपके हार्ट में डैमेज हो सकती है, मायोकार्डाइटिस हो सकती है, लीवर में हेपेटाइटिस हो सकती है, किडनी फेलियर हो सकता है, आपके ब्रेन डैमेज एंसेफेलाइटिस हो सकती है, और इवन कई सारे कॉम्प्लिकेशंस ऐसे हैं जो डेंगू के रिपोर्टेड है। तो डेंगू एक तरह से शरीर की एंटीबॉडी जो है, जो आपका प्रतिरक्षा तंत्र है, उसके ओवर रिएक्शन से ज्यादा लक्षण पैदा करता है। डेंगू का वायरस अपने आप में लक्षण खाली बुखार और ये शरीर दर्द वगैरह पैदा करता है, लेकिन जो और कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो शरीर हमारा डेंगू के खिलाफ ओवर एक्टिविटी करता है, उसकी वजह से आते हैं। सर ये किसी उम्र से संबंधित है, हर किसी को डेंगू हो सकता है? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, मुझे याद दिलाया। कुछ हाई रिस्क कैटेगरी है, यानी कि कुछ लोगों में डेंगू ज्यादा घातक होता है, हम ये कह सकते हैं, जैसे कि 10 साल से कम के बच्चे, 65 साल से अधिक के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं। इसके अलावा जिन व्यक्तियों को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या फिर हार्ट से संबंधित दवाइयां चल रही हैं, जिन व्यक्तियों को हेपेटाइटिस है, या फिर कोई इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयां चल रही है, थायराइड के रोगी हैं, उनमें भी डेंगू की गंभीरता ज्यादा देखी गई है। तो खास करके जो एज ग्रुप मैंने बताया, लेस देन 10 ईयर्स, मोर देन 65 ईयर्स, और प्रेगनेंसी, ये 3 ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें डेंगू की सीवियरिटी ज्यादा होने की संभावना रहती है। तो ये आपने जो बीमारी बताई, इनके मरीजों को ज्यादा सावधानी जरूरत है? बिल्कुल, इन पेशेंट्स को ज्यादा सावधानी की जरूरत है, और इनको ज्यादा एक तरह से सजग रहना चाहिए, कॉग्निजेंट रहना चाहिए, कि वो जो डेंगू के डेंजर साइंस है उनको जल्दी स्थिति में पकड़ पाए, और अगर कोई समस्या आती है तो उसका इलाज ले पाए। अच्छा डॉक्टर साहब, लोकल स्तर पर अपने कितने मरीज आ रहे हैं डेंगू को लेकर? देखो, डेंगू में हम मानते हैं डेंगू लाइक इलनेस, यानी डेंगू जैसे लक्षण है, लेकिन डेंगू जांच किट में नहीं आ रहा है। तो ऐसे तो कई रोगी है, अगर हम बात करें रोज तो काफी पेशेंट आ रहे हैं, लगभग हर उम्र वर्ग के आ रहे हैं, और वो सभी तरह के आ रहे हैं। कुछ डेंजर साइंस के साथ भी आ रहे हैं, कुछ बिना डेंजर साइंस के साथ आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी प्लेटलेट बहुत कम है, लेकिन वो चिंतित बहुत ज्यादा हैं, हाँ। क्योंकि उनके परिवार में कोई कैजुअलिटी हो गई है, हाँ। या फैमिली में कोई कैजुअलिटी हो गई है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, जिनकी प्लेटलेट 18,000 आ रही है, लेकिन फिर भी वो एडमिट होने पे प्रतिरोध दर्शा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि लोग कुछ तो ओवर सेंसिटाइज हैं, कुछ सेंसिटाइज नहीं है, लेकिन पेशेंट सब तरह के आ रहे हैं। कुछ पेशेंट ऐसे आ जिनका बुखार टूट गया है, सब चीज ठीक है, बस पेट पर सूजन आ रही है, और प्लेटलेट वो 20,000 आ रही है, 25,000 आ रही है। तो इस तरह के रोगी भी कई आ रहे हैं। ऐसा इसमें एक बड़ा सवाल मरीज हमसे पूछते रहते हैं, प्लेटलेट्स कितनी रहनी चाहिए? एक सामान्य व्यक्ति की प्लेटलेट कितनी हो, और वो बीमार हो जाता है तब उसकी कितनी हो? देखिए, प्लेटलेट का ऐसा माना गया है, नॉर्मल रेंज सामान्यतः जो बताई गई है वो आपकी 1.5 लाख से 6 लाख तक बताई गई है, लेकिन कई पेशेंट्स में बेसलाइन प्लेटलेट भी 1 लाख के आसपास रहती है, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू क्या है कि कल मेरी प्लेटलेट 1.5 लाख थी और आज वो घट के 90,000 हो गई, साथ में मुझे तेज बुखार आ रहा है, यानी कि लक्षणों के साथ साथ प्लेटलेट तेजी से कम हो रही है, वो इंपॉर्टेंट है। और प्लेटलेट के अलावा भी हम देखते हैं कि पेशेंट की जो जनरल कंडीशन होती है, उसके पेट में दर्द है या नहीं, पेशाब प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा, कहीं से ब्लीडिंग है या नहीं, डेंगू के और दूसरे डेंजर साइन है या नहीं, वो सब भी इंपॉर्टेंट है। अकेली प्लेटलेट का ज्यादा इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। कई बार हम देखते हैं बहुत से पेशेंट की 10,000 प्लेटलेट, लेकिन फिर भी वो रिकवर कर जाते हैं आसानी से। कई पेशेंट की प्लेटलेट 50,000 है, लेकिन फिर भी वो कॉम्प्लिकेट कर जाते हैं, उनमें दिक्कतें आ जाती है। तो प्लेटलेट एकमात्र क्राइटेरिया नहीं है, हाँ एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिससे हम पेशेंट को फॉलो करते हैं, जिससे हम उसका प्रोग्नोसिस भी देखते हैं, लेकिन अकेला क्राइटेरिया नहीं है, और भी कई सारी चीजें हैं। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल आपसे ये है, डेंगू के जो मरीज होते हैं ना, वो भयभीत बहुत हो जाते हैं। आप देखो किसी घर में डेंगू हो जाता है तो तनाव सा हो जाता है, उसके देखिए, लिए क्या करना चाहिए? भयभीत होने का एक कारण है। कारण क्या है कि जब डेंगू की मोर्टेलिटी होती है, कोई भी मृत्यु डेंगू की वजह से होती है, तो बहुत सडन होती है, यानी कि व्यक्ति को आज बुखार आया, 3 दिन इलाज चला, चौथे दिन पेशेंट खत्म हो गया। जी। तो उस वजह से जिस तेजी के साथ वो डिजीज प्रोग्रेस करती है, इसलिए लोगों में डर होता है।
लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि मोर देन 90% तो सेल्फ लिमिटिंग है। समझ रहे हैं आप बात? यानी कि अधिकतर तो स्वतः ही सही हो रहे हैं। उसके अलावा जो थोड़े कॉम्प्लिकेट होते हैं उनको अगर समय पे पता चल जाए, टाइम से वो इलाज ले लें और प्रॉपर तरीके से एडमिट हो जाएं, ट्रीटमेंट ले लें, तो उनमें से भी मेजोरिटी ठीक हो जाते हैं। यानी कि अपन ये कहें अगर प्रॉपर ध्यान रखा जाए छोटे छोटे सिम्टम्स का और प्रॉपर इलाज लिया जाए तो अधिकतर जो पेशेंट है, लगभग ऑलमोस्ट सारे जो पेशेंट्स हैं वो डेंगू के ठीक हो सकते हैं। ऐसा आखिरी सवाल मेरा ये है, एक व्यक्ति को डेंगू हो गया, क्या भविष्य में उसको दोबारा डेंगू हो सकता है? हाँ देखिए, ये भी आपने इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। डेंगू के एक टाइप से अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है, यानी कि मुझे डेंगू 1 अगर हुआ है, तो भविष्य में मेरे को डेंगू 1 से दोबारा नहीं होगा, लेकिन डेंगू 2, 3, 4 जो बाकी 3 प्रकार हैं डेंगू के, उनसे होगा। तो एक बार का आपका इन्फेक्शन आपको जीवन भर के लिए इम्यूनिटी प्रदान नहीं करता है, जैसा कि चिकन पॉक्स में होता है। डेंगू में ऐसा नहीं होता, बल्कि डेंगू में तो वो अगर आपको दोबारा इन्फेक्शन होता है तो ज्यादा सीरियस मरीज आपके हो सकता है। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर आशीष शर्मा जी।